नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल यूनिक में। आज 17 अक्टूबर 2020 है और हम चौथा एपिसोड लेकर आए हैं यूपीएससी हिंदी क्विज का। इसमें 10 क्वेश्चन पर डे करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स के हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है। पहला, भौगोलिक संकेत अधिकार उन लोगों को सक्षम बनाता है जिनके पास तीसरे पक्ष द्वारा इसके उपयोग को रोकने के लिए संकेत का उपयोग करने का अधिकार है, जिसके उत्पाद लागू उनके मानकों के अनुरूप नहीं है। पहला सही है। दूसरा, संरक्षित भौगोलिक संकेत धारक को किसी भी उत्पाद को उसी तकनीक का उपयोग करने से रोकने में सक्षम नहीं बनाता है, जैसे कि उस संकेत से संबंधित मानकों के तहत निर्धारित किया गया है। अब इसका मतलब यह है कि अगर बंगाल का रसगुल्ला जो है जिस फार्मूले से बनाया जाता है वो यूपी में नहीं बनाया जा सकता, बिहार में नहीं बनाया जा सकता, तमिलनाडु में उस प्रकार का रसगुल्ला नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा नहीं है। उस नाम को मिलता है जीआई टैग। तो इस हिसाब से दूसरा सही है, क्योंकि वो सक्षम नहीं बनाता है। तीसरा है, चूंकि औद्योगिक उत्पाद मशीन से निर्मित होते हैं, इसीलिए भौगोलिक संकेत औद्योगिक उत्पाद के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते। ये गलत है, औद्योगिक उत्पाद के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। तो इस हिसाब से पहले का जो आंसर है वो बी होगा। भौगोलिक संकेत आमतौर पर कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, शराब की स्पिरिट पेय, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों के लिए उपयोग किए जाते हैं। भौगोलिक संकेत के जो पंजीकरण हो जाता है तो उसके लिए कितने दिनों तक वैध होता है? 10 वर्षों के लिए वैध होगा और प्रत्येक 10 वर्षों के बाद फिर नवीनीकृत कराया जाना चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी एक टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से ब्रह्मांड के अत्यधिक गर्म क्षेत्रों जैसे विस्फोटक तारों, आकाशगंगाओं के समूहों और ब्लैक होल के चारों ओर के पदार्थों से होने वाले एक्सरे तरंगों के उत्सर्जन का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सही है। यह इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रमुख स्पेस टेलीस्कोप है। दरअसल चंद्र एक्सरे में जो चंद्र है वो हिंदी का शब्द है और इससे एक गलतफहमी हो सकती है कि इसरो द्वारा ये लॉन्च किया गया होगा, जबकि ऐसा है नहीं, ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नासा के द्वारा या वेधशाला लॉन्च किया गया था और ये जो आकाशगंगा के समूहों में सबसे गर्म, अत्यधिक गर्म क्षेत्रों के लिए है ये खोजबीन, और ये 23 जुलाई 1999 को लॉन्च किया गया था एक्सरे वेधशाला। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं धनु ए के बारे में। यह एक बृहद ब्लैक होल है। जी हाँ, ये सही है, एक बृहद ब्लैक होल है और यह आकाशगंगाओं के गैलेक्टिक केंद्र में स्थित है। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द्रव्यमान और बढ़ती सटीक त्रिज्या सीमाओं के आधार पर खगोल वेदों ने निष्कर्ष निकाला कि धनु आकाशगंगा के केंद्रीय बृहद ब्लैक होल है। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत के कृषि के बारे में है। भारत में कृषि के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में परमाणु विज्ञान का उपयोग किया जा रहा है? अधिक उपज वाले फसल बीजों का विकास, ये सही है। उर्वरक और कीटनाशक संबंधी अध्याय, जी हाँ ये भी सही है। खाद्य पदार्थों का विकिरण प्रसंस्करण, ये भी सही है। आंसर इसका हो जाएगा डी। भाभा परमाणु
अनुसंधान केंद्र के द्वारा ये परमाणु कृषि कार्यक्रम परमाणु तकनीकों, उर्वरकों, कीटनाशकों से संबंधित अध्ययनों, खाद्य पदार्थों के विकिरण प्रसंस्करणों और अन्य क्षेत्रों का उपयोग करके उच्च उपज वाली फसल बीजों के विकास को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न लेते हैं। उपचारात्मक याचिका कैरेटिव पिटीशन के संबंध में है। उपचारात्मक याचिका की अवधारणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित की गई है। मतलब संविधान में ये कहीं नहीं लिखा गया है, ये भारत में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो ये पहला सही है। 2002 से ये आरंभ किया गया। यदि कोई याचिकाकर्ता यह सिद्ध करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है तो उपचारात्मक याचिका पर विचार किया जा सकता है। जी हाँ, इसीलिए इसको रखा गया है। न्यायिक विफलता न हो इसे सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक याचिका के बाद समीक्षा याचिका दायर की जाती है। जी हाँ, ये गलत है तीसरा, क्योंकि समीक्षा याचिका के बाद में उपचारात्मक याचिका लाई जाती है, ना कि उपचारात्मक याचिका के बाद समीक्षा याचिका। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक सेकेंड। तो यह भी मैंने जो बताया है वो उपचारात्मक याचिका दायर कब की जा सकती है? समीक्षा याचिका के खारिज होने के बाद में। और उपचारात्मक याचिका पर विचार आमतौर पर चैम्बर में जजों द्वारा किया जाता है जब तक ओपन कोर्ट की सुनवाई के लिए विशेष अनुरोध की अनुमति न हो। प्रत्येक उपचारात्मक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा और अन्य 2002 में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई तभी होती है जब याचिकाकर्ता यह प्रमाणित कर सके कि उसके मामले में न्यायालय के फैसले से न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, साथ ही न्यायालय द्वारा आदेश जारी करते समय उसे न सुना गया है। ज्ञाता हो कि उस स्थिति में भी ये याचिका स्वीकार की जाएगी जहां एक न्यायाधीश तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो जो पूर्वाग्रह की आशंका को बढ़ाता है। अगला प्रश्न। अधिकांश वर्षावन विभिन्न परतों से संरचित होते हैं, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? जल, जी हाँ ये सही है। सूर्यतप, जी हाँ ये भी सही है। और वायुमंडल पर संचरण, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया? डी होगा। अधिकांश वर्षावन के चारों परतों में संरचित किया जाता है। इमरजेंट, कैनोपी, अंडर स्टोर, फॉरेस्ट फ्लोर। प्रत्येक परत को जल, सूर्य के प्रकाश और वायु प्रसंचरण के विभिन्न स्तरों के आधार पर विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। प्रत्येक परत पृथक पृथक है लेकिन वे परस्पर अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी आपस में मिलकर कार्य करते हैं। एक परत की प्रक्रिया और प्रजातियां दूसरे पर प्रभाव। भूकंप फोरशॉक और भूकंप स्वार्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फोरशॉक हल्के भूकंप होते हैं जो एक ही स्थान पर, एक सेकेंड, फोरशॉक हल्के भूकंप होते हैं जो एक ही स्थान पर बड़े भूकंप के पूर्व आते हैं। ये पहला सही है। एक भूकंप की पहचान फोरशॉक के रूप में नहीं की जा सकती है जब तक कि उस क्षेत्र में इसके पश्चात एक बड़ा भूकंप घटित नहीं हो जाता। ये भी सही है। भूकंप स्वार्म अपेक्षाकृत कम समय के भीतर एक स्थानीय क्षेत्र में होने वाले भूकंपीय घटनाओं का एक क्रम है। जी हाँ बिल्कुल सही। फोरशॉक और भूकंप स्वार्म मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ही केंद्रित है। जी हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय
भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों में हाल में आए छोटे परिमाण के भूकंपों के कारण फोरशॉक और भूकंप स्वार्म रहे हैं। ये छोटे भूकंप घटनाएं मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT के आसपास, पश्चिमी गुजरात और पश्चिम महाराष्ट्र में केंद्रित हैं, जिन्हें भूकंप 4 और 5 के रूप में सीमांकित किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व में अधिकांश ज्वालामुखी और भूकंप कहाँ स्थित हैं? प्लेट सीमाओं पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। प्लेट सीमाओं पर कई प्लेट परस्पर अपसरित रूपांतरित होती हैं। अपसरित में क्या होता है कि प्लेटें जो है एक दूसरे पर चढ़ जाती है और वहाँ पर प्लेटों का विनाश होता है, जबकि अपसरित में एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हो जाती है, जहाँ पर नई प्लेटों का निर्माण होता है। और रूपांतरित प्लेटों में क्या होता है कि न यहाँ पे तो नई प्लेटों का निर्माण होगा और ना ही प्लेटों का विनाश होगा। इनमें से अधिकांश रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं। ये कहाँ होता है? रिंग ऑफ फायर कहाँ है? पूर्वी और उत्तरी प्रशांत महासागर में। कुछ भूकंप प्लेटों के भीतर भी आते हैं, लेकिन प्लेट सीमाएं पर निरंतर नहीं आते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप आमतौर पर ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ज्वालामुखी केवल वहीं होते हैं जहां महासागर की परत महाद्वीपीय क्रिस्ट से टकराते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरा गलत है। और दो अगर जहां जहां काट दें तो ये आंसर आ जाता है। फिर भी हमें पूरा पढ़ना चाहिए। ज्वालामुखी सल्फर के सर्वोत्तम स्रोत में से एक है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। महासागर क्रस्ट के टकराव से ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीप समूह है। ज्वालामुखी सल्फर के सर्वोत्तम स्रोतों में से एक है। अगला प्रश्न जो कि आज का आखिरी है, क्षोभमंडल जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा के निकट वायुमंडल अधिक ऊंचाई पर होता है। जी हाँ, ये सही है। संवहनीय धाराएं भूमध्य रेखा पर वायुमंडल के तापीय विस्तार को बढ़ावा देती हैं। जी हाँ, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्षोभमंडल की मोटाई ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। वायुमंडल की संवहनीय धाराएं जो है क्षोभमंडल वायुमंडल की मोटाई का विस्तार करती है। क्षोभमंडल की मोटाई मौसम के साथ बढ़ती रहती है। क्षोभमंडल की मोटाई गर्मियों में अधिक होती है, जबकि सर्दियों में कम होता है। दरअसल होता क्या है कि क्षोभमंडल में जो भूमध्य रेखा के पास में क्षेत्र जब गर्म हो जाता है तो वहाँ की हवाएं भी गर्म हो जाती हैं और वो हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं। तो एक कारण ये रहा। दूसरा ये कारण रहा कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही होती है तो केंद्रीय अवसारी बल उत्पन्न होता है, जो जैसे कि हम कभी कोई गोल चीज में एक डोरा बांध ले और उसको अपने हाथों से गोल गोल घुमाते रहें तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो है बाहर की ओर भाग रही है। इसी को ही केंद्र अवसारी बल कहते हैं। तो पृथ्वी के दौरान भी यही होता है। तो वहाँ पे जो भूमध्य रेखा की हवाएं हैं वो बाहर की ओर भागना चाहती हैं, बाहर की ओर जाना चाहती हैं, जिसके कारण भूमध्य रेखा पर वो चीज़ें मोटी हो जाती हैं और जबकि ध्रुवों पर वो पतली हो जाती हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।